हेलो दोस्तों, आज हम विकास की अवधारणा का अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो आज हम कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या लिखा है। लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो नैतिक विकास में रुचि रखते थे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्रभावित होकर कोहलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि बच्चे और वयस्क नैतिक दुविधाओं के बारे में सोचने के तरीके में व्यवस्थित चरणों से गुजरते हैं। उनका मानना था कि नैतिक विकास केवल नियमों को सीखने से नहीं होता, बल्कि सही और गलत के बारे में अपनी समझ विकसित करने से होता है। कोहलबर्ग ने अपने शोध के लिए हाइजेन दुविधा जैसी नैतिक दुविधाओं का प्रयोग किया, जहां उन्होंने लोगों को यह बताने के लिए कहा कि चरित्र को क्या करना चाहिए और क्यों। उनके उत्तरों के आधार पर उन्होंने नैतिक तर्क के 3 स्तरों और प्रत्येक स्तर के भीतर 2 चरणों की पहचान की है। तो दोस्तों, कोहलबर्ग का सिद्धांत CTET में अवश्य पूछा जाता है। इसके 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मुख्य अवधारणा क्या है? तो हम मुख्य अवधारणा देखते हैं। नैतिक दुविधाएं काल्पनिक कहानियाँ जो 2 या 2 से अधिक नैतिक मूल्यों या सिद्धांतों के बीच संघर्ष करती होती हैं। तो देखिए, इसमें कहानियाँ होती हैं। नैतिक दुविधा की कहानी होती है कि कौन सही है और कौन गलत है, आपको यह बताना होता है। अब इसमें क्या है? इसमें नैतिक तर्क भी शामिल है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति यह निर्धारित करता है कि किसी विशेष स्थिति में क्या सही है, क्या गलत है। जैसे आपको कोई कहानी बताई जाती है नैतिक दुविधा के बारे में, तो आपको अब तर्क के आधार पर यह बताना होगा कि कौन सही है और कौन गलत है। कोहलबर्ग के लिए क्यों का तर्क क्या के निर्णय से अधिक महत्वपूर्ण था। क्यों ऐसा हुआ और क्यों यह सही है और क्यों यह गलत है, यह इनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक था। अब देखिए, नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण होते हैं। प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण होते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 मुख्य स्तरों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक के 2 चरण शामिल हैं। तो देखते हैं कौन से चरण शामिल हैं। पहला है पूर्व पारंपरिक स्तर, जिसे प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। यह स्तर मुख्य रूप से नियमों का पालन करने और परिणाम, पुरस्कार और दंड से बचने पर केंद्रित है। यह बाल्य अवस्था में आम है, लेकिन कुछ वयस्क भी इस स्तर पर रह सकते हैं। तो देखिए, पूर्व परंपरागत स्तर प्री कन्वेंशनल लेवल में आप नियम और कानून को मानते हैं। जैसे आप यदि इस उम्र में हैं तो आप केवल सही नियमों को मानेंगे, गलत नियमों को नहीं मानेंगे। जैसे ट्रैफिक नियम को पालन करना चाहिए, रोड के इस तरफ ही चलना चाहिए। साथ ही आपके माता पिता जो नियम कानून बनाएंगे आप उनको फॉलो करेंगे, और इसमें पुरस्कार और दंड भी रहता है। यदि आप नियमों को मानेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, और यदि आप नियमों को नहीं मानेंगे तो दंड मिलेगा। तो देखिए, पहला है चरण 1, आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखीकरण। तर्क: व्यक्ति केवल दंड से बचने और प्राधिकरण के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए नियमों का पालन करता है। बिल्कुल सही। जो व्यक्ति होते हैं दंड से बचने के लिए ही नियमों को मानते हैं। यदि आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका चालान होता है। तो ट्रैफिक नियमों का पालन आप क्यों करते हैं? ताकि आप दंड से बच सकें। सही या गलत का निर्णय परिणामों पर आधारित होता है। क्या सही है और क्या गलत है, यह आपके परिणाम पर आधारित होगा, यानी रिजल्ट पर आधारित होगा। ठीक है। उदाहरण देखिए, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे जेल हो जाएगी, या मुझे अपनी माँ का कहना मानना चाहिए वरना मुझे डांटेंगी। तो देखिए, इसमें क्या है? सज़ा, आपको पुरस्कार या दंड मिलता है। देखिए, यदि आप चोरी करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। यदि आप माँ की आज्ञा नहीं मानेंगे तो आपको डांट लगेगी। तो ये क्या है? दंड है। लेकिन यदि आप नियमों का पालन करते हैं तो आपको पुरस्कार भी मिलता है। आप लोगों की मदद करते हैं नियमों के अनुसार तो आपको पुरस्कार मिलेगा। यदि आप माँ की बात मानेंगे तो आपको प्रेम मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, दूसरा चरण क्या है? व्यक्तिगत हित उन्मुखीकरण, इंडिविजुअल इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। तर्क: व्यक्ति नियमों का पालन करता है यदि इससे उसे सीधे लाभ होता है। मेरे लिए क्या है कि सोच प्रमुख होती है, यह मुझे मेरी पीठ खुजलाओ
और मैं तुम्हारी खुजलाऊंगा की मानसिकता होती है। ठीक है, जैसे आप छोटे बच्चों को देखे जो इस स्टेज में होते हैं, यदि आप बच्चे को एक पराठा देंगे तो बच्चा भी अपने टिफ़िन से एक पराठा उस बच्चे को देगा। बट यदि एक बच्चा जब दूसरा बच्चा उससे आइसक्रीम मांगता और वह आइसक्रीम नहीं देता, यदि उसके पास 2 होती है, तो जब दूसरे बच्चे के पास आइसक्रीम होगी तो वह भी उसको आइसक्रीम नहीं देगा। बच्चे इस पे चलते हैं जैसे कि तैसे के नियम पर चलते हैं। ऐसे ही व्यक्तिगत हित उन्मुखीकरण कहते हैं। इसमें जो व्यक्ति होता है सीधे अपने लाभ पर फोकस रहता है कि मुझे लाभ कैसा होगा, यह इस थिंक पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए देखिए, मुझे तो दवा चुरानी चाहिए ताकि मेरी पत्नी जीवित रहे और मैं खुश रह सकूं, या मैं यह काम करूंगा यदि मुझे इसके बदले कुछ मिल सके। देखिए, आपने कहानी सुनी होगी कि उसकी पत्नी बीमार रहती है, उसको दवाई चाहिए रहती है, पर डॉक्टर उससे 10 गुना ज़्यादा कीमत मांगता है। तब वह क्या करता है, डॉक्टर की अस्पताल से या डॉक्टर की जो दुकान रहती है दवाई वाले की, उससे वह दवाई को चुरा लेता और अपनी वाइफ को पिला देता। तो बच्चों से पूछते हैं कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, लेकिन यह सब कुछ किस पे आधारित है, यह केवल परिणाम पर ही आधारित है। देखिए कि आपका सही लाभ किससे होगा, आपके लिए वही चीज़ मैटर करती है। दूसरा, पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं और मानदंडों के अनुरूप होता है। अच्छा बनना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अधिकांश किशोर और वयस्क इस स्तर पर कार्य करते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, जो पारंपरिक स्तर होता है, कन्वेंशनल स्टेज होता है, इस स्तर पर आपको क्या करना है, समाज के नियमों को मानना पड़ता है, अपने माता पिता के नियमों को मानना पड़ता है, स्कूल के नियमों को मानना पड़ता है और देश के द्वारा, समाज के द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। यदि आप उन नियमों को नहीं मानेंगे तो समाज में आपको इज्जत नहीं मिलेगी, या समाज के द्वारा आपको दंड दिया जाएगा, या माता पिता से आपको दंड दिया जाएगा। देखिए क्या है इसमें है, अच्छे अंतर संबंधों का उन्मुखीकरण, चरण नंबर 3, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय और गुड ओरिएंटेशन, या बैड बॉय बैड गर्ल, यानी अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। तर्क देखिए क्या है, व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने और अस्वीकृति से बचने के लिए कार्य करता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनना चाहता है, दूसरों को खुश करना चाहता है। देखिए, इस स्टेज में क्या होता है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वह बनना चाहता है, वह स्कूल के नियमों को मानता है, वह अपने माता पिता के नियमों को मानता है, वह ट्रैफिक के नियमों को मानता है, वह समाज और राष्ट्र के नियमों को मानता है। क्यों मानता है, ताकि वह अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बन सके और दूसरों की नज़र में वह अपने आप को अच्छा साबित कर सके। उदाहरण के लिए देखिए, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी क्या सोचेगी, मैं एक अपराधी हूँ, या मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए ताकि वो मुझे पसंद करे। जैसे मैंने आपको बताया, यदि वह अच्छा करता है, नियमों को मानता है, या अपने माता पिता या समाज के बनाए गए नियमों के अनुसार चलता है, तो समाज के लोगों से क्या देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। पर यदि इसी के दौरान यदि वह चोरी करता है तो उसकी वाइफ उसकी क्या नहीं करेगी, इज्जत नहीं करेगी, समाज उसका इज्जत नहीं करेगी, उसके माता पिता इज्जत नहीं करेंगे। यदि वह अपने दोस्त की मदद करेगा तो दोस्त उसे अच्छा समझेंगे, दोस्त उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, और समय पड़ने पर क्या करेंगे, दोस्त भी उसकी मदद करेंगे, और वह क्या करते हैं, दोस्त उसे क्या करेंगे, पसंद करेंगे, इसलिए वह मदद करेगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की के तहत। अब देखिए चरण 4 क्या है। चरण 4, हर चीज़ में 2 स्टेज हैं, 1 2 3 4 5 6। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, समाज के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं या राष्ट्र के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको फॉलो किया जाता है। तर्क, व्यक्ति कानून और व्यवस्था बनाए रखने, कर्तव्य का पालन करने और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करते हैं। जैसे कि राष्ट्र के कुछ नियम होते हैं, समाज के कुछ नियम होते हैं, और घर के भी कुछ नियम होते हैं, और स्कूल और कॉलेज के भी कुछ नियम होते हैं। यदि आप उन नियमों को बनाए रखेंगे तो समाज में एक आदर्श व्यवस्था बनी रहेगी। पर यदि आप समाज के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा, अपने घर के, स्कूल कॉलेज के और माता पिता के या परिवार के नियमों को नहीं मानते,
तो इससे समाज में क्या आती है, अस्थिरता आने लगती है। कानून को सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए, और यह जो कानून बनाए जाते हैं यह घर के सभी सदस्यों पर भी लागू होते हैं, समाज के सभी सदस्यों पर लागू होते हैं, और पूरे देश के सभी लोगों पर भी लागू होते हैं। जैसे दवा वाला था, मुझे दवा नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि यह गैर कानूनी है। अगर हर कोई कानून तोड़ता है तो समाज में अराजकता में चला जाएगा। जैसे मैंने आपको बता दिया, आप समाज के नियम मानेंगे तो समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी और समाज एक आदर्श रूप में रहेगा। लेकिन यदि आप समाज के या राष्ट्र के बनाए हुए नियम नहीं मानेंगे तो समाज में और राष्ट्र में अराजकता आने लगेगी, अस्थिरता आने लगेगी। जैसे दवाई है, यदि हर कोई दवाई खरीदेगा तो नियम कानून समाज में बना रहेगा, राष्ट्र में बना रहेगा। स्कूल के नियम कानून मानेंगे तो स्कूल में भी शांति बनी रहेगी, कॉलेज में भी शांति बनी रहेगी। लेकिन आप स्कूल कॉलेज के, समाज के या राष्ट्र के या घर के नियम नहीं मानेंगे तो सभी जगह अराजकता आ जाएगी, यानी अशांति आ जाएगी। हमें कानून का पालन करना चाहिए ताकि हर कोई सुरक्षित रह सके। कानून क्यों फॉलो किए जाते हैं? ताकि सभी लोग सुरक्षित रह सके और समाज में स्थिरता बनी रह सके। अब देखिए, उत्तर पारंपरिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यह स्तर अमूर्त सिद्धांतों या नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। अमूर्त यानी जो कल्पना के द्वारा नियम बनाए जाते हैं। कुछ नियम दिखते नहीं पर कुछ नियमों को पालन किया जाता है, और इसमें नैतिक मूल्य भी शामिल रहते हैं कि आपको जो समाज के द्वारा या आपके परिवार के द्वारा जो नैतिक मूल्य बनाए गए हैं उनको आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। देखिए, जो व्यक्तिगत लाभ या सामाजिक अपेक्षाओं से परे होते हैं। बहुत कम लोग यदि कोई हो तो इस स्तर पर पूरी तरह से पहुंच पाते हैं। यानी जब आप एक उम्र में होते हैं तब आप उत्तर पारंपरिक स्तर पर पहुंच जाते हैं, जिसमें आप समाज के, राष्ट्र के, स्कूल कॉलेज के, साथ ही अपने परिवार के जो नैतिक मूल्य हैं, यह जो ऐसे सिद्धांत है जो आपको दिखाई नहीं देते लेकिन आपने उन सिद्धांतों के बारे में कल्पना की है, या आपके माता पिता या समाज के द्वारा उनकी कल्पना की गई है, उनको बताया गया है मौखिक तौर पर, तो आप उन नियमों को क्या करते हैं, पालन करते हैं। अब चरण नंबर 5 देखिए, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स। तर्क, व्यक्ति समझता है कि कानून सामाजिक अनुबंध हैं जो अधिकतम लोगों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। व्यक्ति महसूस करता है कि कुछ कानून अन्यायपूर्ण हो सकते हैं और उन्हें बदला जा सकता है। व्यक्तिगत अधिकारों और मूल्यों का सम्मान महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। जब हम कुछ आदिकाल पहले जाते हैं तो बहुत सारे नियम ऐसे थे जो कि खराब थे। जैसे सती प्रथा थी, वह खराब थी, पर लोगों ने, जब लोगों की ज्ञान बढ़ा, जब उन्होंने देखा कि सती प्रथा एक गलत चीज़ है और सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो सती प्रथा को बंद किया गया। इसी प्रकार जो समाज में ऊंच नीच होती है, उस ऊंच नीच को भी बंद किया गया। सभी को मंदिर जाने देते हैं। कुओं, पहले कुछ समय पहले कुओं पे नहीं जाने दिया जाता था, नदियों में पानी नहीं भरने दिया जाता था, लेकिन आज के समय में यह नियम नहीं है। यह नियम क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने समझा कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या कोई भी हो, उसको समान अधिकार मिलने चाहिए और सभी के मूल्यों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो नियम जो रहते हैं वो समय के अनुसार बदलते जाते हैं, जो गलत नियम होते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, हाइजेन को दवा चुरानी चाहिए क्योंकि जीवन का अधिकार संपत्ति के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है, भले यह कानूनी रूप से गलत हो। कानून को इस स्थिति में जीवन को प्राथमिकता देनी चाहिए। बिल्कुल सही, पर ये एक हद तक सही भी है और एक हद तक गलत भी है। देखिए, यदि सभी लोग दवाई चुराने लगेंगे तो समाज में क्या आ जाएगी, अस्थिरता आ जाएगी। पर यदि जैसे हाइजेन जो रहता है वो अपनी पत्नी के लिए दवाई के पैसे पे नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी दवाई से क्या हो सकती है, उसकी वाइफ बच सकती है, तो वह नियमों को तोड़ता है ताकि उसकी पत्नी बचाई जा सके। तो यह आपके नैतिकता के ऊपर, इस उम्र पर डिपेंड करता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब देखिए चरण नंबर 6 क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। तर्क क्या है, व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों जैसे न्याय, समानता, मानव गरिमा के आधार पर कार्य करता है, भले ही वह कानून या सामाजिक मानदंडों के विपरीत क्यों ना हो। देखिए, बिल्कुल सही, लोग जब नियमों का पालन क्यों करते हैं, न्याय के लिए करते हैं कि उनको न्याय मिल सके या समाज के लोगों में न्याय व्यवस्था बनी रहे और समाज में
समानता बनी रहे और सभी इंसानों की गरिमा कायम रह सके। यदि यह नियम समाज के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है, तो यह नियमों को बदला जा सकता है। और देखिए, व्यक्ति स्वयं चुने हुए सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है, यह सबसे उच्च नैतिक तर्क का स्तर होता है। बिल्कुल सही है कि बच्चे जो इंसान होते हैं एक उम्र के बाद उन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं जिसमें उच्च नैतिक तर्क का स्तर होता है। यदि उच्च नैतिक तर्क का स्तर नहीं होगा, यदि उसमें उच्च नैतिकता नहीं होगी उस नियम में, तो वह उस नियम को नहीं मानेंगे। जैसे एक सामान्य से नियम है ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना। यदि ट्रैफिक सिग्नल एक उच्च नैतिक स्तर पर आता है जब वह आप एक उम्र में होंगे, यदि आप उस स्तर को या उस नैतिकता को या उस तर्क को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा या सामने वाले का भी एक्सीडेंट हो जाएगा। इससे क्या होगी, आपको चोट लग सकती है। लेकिन यदि आप ट्रैफिक के नियम को मानेंगे तो उस पूरे क्षेत्र में, उस पूरे राष्ट्र में, उस पूरे समाज में क्या बनी रहेगी, स्थिरता बनी रहेगी, जिससे लोग अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देखिए उदाहरण क्या है, हाइजीन को दवा चुरानी चाहिए क्योंकि जीवन का मूल्य एक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है। यानी जीवन सबसे जरूरी चीज़ों में से एक है। हर स्तर से ऊपर जीवन बचाना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है, जो किसी भी कानून या सामाजिक नियम के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि जीवन सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि आपको अपना जीवन बचाना पड़े तो आप किसी हद तक जा सकते हैं, पर नियमों को तोड़े बिना। यह नहीं कि आप गलत चीज़ों को, मतलब सही चीज़ करें। मेरा कहने का मतलब ये गलत चीज़ नहीं करना चाहिए। यदि आपका जीवन सही तरीके से बच सकता है तो आप बचाइए, और गलत तरीके से बच सकता तो लोग अपने जीवन को बचाने के लिए गलत तरीके भी अपनाते, क्योंकि इसमें दिया गया है कि जीवन सबसे ऊपर है, कानून से भी और सामाजिक नियम से भी क्या है, ऊपर है, इसमें दिया गया है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अमूल्य, जो मैंने बताया है कि जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। कोलबर्ग ने पाया कि बहुत कम लोग वास्तव में इस चरण में कार्य करते हैं, यानी बहुत कम लोग होते हैं जो इस स्टेज पर पहुंच पाते, अधिकांश लोग इस स्टेज पर नहीं पहुंच पाते। और देखिए, कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्यों गई, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। आलोचकों का तर्क है कि कोलबर्ग का सिद्धांत पश्चिमी पुरुष केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है, अन्य संस्कृतियों में नैतिक तर्क को ठीक से प्रतिबंधित नहीं कर सकता। क्या था कि कोलबर्ग ने केवल पुरुषों पर ही प्रयोग किए थे, केवल लड़कों पर ही प्रयोग किए थे, लड़कियों पर प्रयोग नहीं किए थे। और इनका जो सांस्कृतिक पक्ष था वह केवल पश्चिमी सभ्यता पे आधारित था और किसी समाज पर आधारित नहीं था, क्योंकि हर समाज के नियम अलग अलग हैं। अमेरिका के अलग होंगे, अफ्रीका के अलग होंगे, जापान के अलग होंगे, चाइना के अलग होंगे, इंडोनेशिया के अलग होंगे, या फिर हम कहें कोरिया या नॉर्थ कोरिया के अलग होंगे, और इंडिया का सामाजिक अलग तरीके से होगा। तो इनने सभी सांस्कृतिक पक्षों पर क्या नहीं किया था, प्रयोग नहीं किया था। और देखिए, लिंग पूर्वाग्रह जो मैंने बताया, कैरोल गिलिगन जैसे शोधकर्ताओं ने तर्क दिया कि कोलबर्ग के मॉडल में पुरुषों के लिए न्याय आधारित तर्क को प्राथमिकता दी गई थी, जबकि महिलाओं के लिए देखभाल आधारित तर्क को कम आंका गया था। बिल्कुल सही, इनने जो प्रयोग किए थे वह केवल पुरुषों पर किए थे, लड़कों पर किए थे। इनने यह प्रयोग महिलाओं पे नहीं किए थे, क्योंकि महिलाओं की तर्क करने की क्षमता अलग होती और पुरुषों की तर्क करने की क्षमता अलग होती है। मैं इन दोनों में गलत मत समझिए, वरना आप लोग गलत समझने लगे। दोनों की तर्क क्षमता अलग होती है, पर एक ही पॉइंट पर, जैसे दवाई वाले पे यदि हम बात करें, जो दवाई चुरा रहा है, लड़के उसको गलत मान सकते हैं जबकि लड़कियां उसको सही मान सकते हैं, क्योंकि लड़कियों की जो इमोशनल पावर होती है वो लड़कों की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। और देखिए, नैतिक तर्क बनाम नैतिक व्यवहार। व्यक्ति का नैतिक तर्क का स्तर हमेशा उसके वास्तविक नैतिक व्यवहार से मेल नहीं खाता है। लोग जानते हैं कि क्या सही है लेकिन हमेशा उस पर कार्य नहीं करते। बिल्कुल सही, जबकि हमें नियमों का पालन करना चाहिए, यह बात सभी पर लागू होती है, तब भी लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है क्या सही है, यह सभी लोग जानते हैं पर उस पर लोग कार्य नहीं कर सकते। जैसे समाज में जो नियम बनाए वह पालन करना चाहिए, जो अच्छे नियम हैं समाज में जो बनाए गए हैं उनको पालन करना चाहिए, पर अधिकांश लोग जो होते हैं, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो इन नियमों को नहीं मानते, इन नियमों का खंडन करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि क्या सही है, तब भी वह उन नियमों को नहीं मानते हैं। अब इसका कारण भी मनोवैज्ञानिक है। देखिए,
कुछ शोध बताते हैं कि लोग इन चरणों के बीच लचीलापन दिखाते हैं और हमेशा एक ही चरण में नहीं रहते। बिल्कुल, लोग अपने तर्क के अनुसार चरणों में क्या होते हैं, फेरबदल करते रहते हैं। कुछ चरण में पहुंच जाते हैं, कुछ चरण में नहीं पहुंच पाते। जैसे कुछ बच्चों का जो तर्क क्षमता होती है छोटे बच्चों की, वो बहुत अच्छी होती है, जबकि कुछ बच्चों की तर्क क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती है। तो जिनकी तर्क क्षमता अच्छी होगी वह आसानी से इस चीज़ को बता पाएंगे। अब देखिए, शैक्षिक निहितार्थ क्या है? नैतिक शिक्षा। कोलबर्ग का सिद्धांत बताता है कि नैतिक शिक्षा केवल नियमों को पढ़ाने से कहीं अधिक है। इसमें छात्रों को नैतिक दुविधाओं पर चर्चा करने और उनके नैतिक तर्क कौशल को विकसित करने के अवसर प्रदान करना शामिल होना चाहिए। यानी बच्चों को नैतिक शिक्षा जब आप दें तो उनको व्यवहारिक ज्ञान पर देना चाहिए और उनको नैतिक दुविधाओं के उदाहरण देने चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए। ये नहीं कि आपने उनको पुस्तकीय नैतिक शिक्षा दे दी और वह उसको मान लेंगे, नहीं। नैतिक दुविधा के क्वेश्चन दीजिए, जैसे हेंज की नैतिक दुविधा का क्वेश्चन था, या उनको अपने व्यवहारिक ज्ञान से नैतिक शिक्षा को उनको जोड़ने दीजिए। इससे बच्चे नैतिक शिक्षा को बहुत आसानी से सीख पाएंगे। और देखिए, संज्ञानात्मक संघर्ष को बढ़ावा देना। शिक्षकों को जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए जहां छात्र अपने वर्तमान नैतिक दृष्टिकोण पर सवाल उठाएं और अधिक परिपक्व तर्क को समझ सकें। जैसे आपने उनको कोई नैतिक शिक्षा दी तो बच्चे उससे क्वेश्चन पूछे, क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि यह सही है, क्या यह गलत है, यह किन स्टेज में फॉलो करनी चाहिए, किन स्टेजों पर फॉलो नहीं करनी चाहिए। बच्चे जब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे या आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप में तर्क क्षमता क्या होगी, परिपक्व होगी और आपकी तर्क क्षमता भी उन्नत होगी। और देखिए, सामाजिक पारस्परिक अंतर क्रिया। नैतिक तर्क के विकास के लिए साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत और चर्चा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। आपको जो नैतिक शिक्षा दी जाती है उनमें वार्तालाप होना चाहिए, उनमें डिबेट होना चाहिए। आप अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, अपने टीचरों से क्या कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, क्या यह सही है, क्या यह गलत है, और आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे आपकी क्या होगी, चर्चा करने से और बातचीत करने से आपकी नैतिक तर्क की क्षमता का क्या होगा, विकास होगा। और देखिए, विकास के अनुरूप शिक्षा। शिक्षकों को समझना चाहिए कि छात्रों को नैतिक तर्क की क्षमता उनकी विकासात्मक अवस्था पर निर्भर करती है। यानी उनकी जो नैतिक क्षमता होगी वह चरणों पर आधारित होगी। जैसे छोटे बच्चे का नैतिक विकास कम होगा, इसी प्रकार 18 वर्ष के बच्चे का नैतिक विकास थोड़ा ज़्यादा होगा। 22 साल का, 24 साल का, 26 साल का, 30 साल का नैतिक विकास और ज़्यादा उच्च होगा। और जो व्यक्ति या जो बच्चा बाल्य अवस्था में है उसका नैतिक विकास वयस्क की तुलना में थोड़ा कम होगा। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने नैतिक विकास को वयस्क के समान दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नैतिक तर्कता और तर्क करने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है। और देखिए, कोलबर्ग का नैतिक विकास के हमारे ज्ञान में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसने हमें यह समझने में मदद की है कि लोग कैसे सही और गलत के बारे में अपनी समझ को परिष्कृत करते हैं। यानी लोग किस प्रकार किसी चीज़ को सही बताते हैं, किस चीज़ को गलत बताते हैं। यह कोलबर्ग का सिद्धांत बताता है कि लोग तर्क के आधार पर और उनको जो नैतिक शिक्षा दी जाती है उसके आधार पर और सही नियमों के आधार पर वह किसी चीज़ को सही समझ सकते हैं और किसी चीज़ को गलत समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा वीडियो था जो यह विकास की अवधारणा का अगला पार्ट था। तो दोस्तों, आप वीडियो में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं अपने अंदर ऐसा क्या सुधार करूं जिससे मैं आपको और अच्छे वीडियो उपलब्ध करा सकूं। आप यह बात ज़रूर बताइएगा। नमस्ते दोस्तों।